पत्रकारिता में है अभिव्यक्तियों माध्यम में। अभिव्यक्तियों माध्यम यानी कि जनसंचार माध्यम है जो कक्षा 11-12 में है। भाई जनसंचार माध्यम मतलब सबसे पहले है संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है। किससे हुई है? चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। भाई संचार क्या है? संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भाई संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। संचार जीवन की निशानी है। संचार जीवन की निशानी है। विल्बर श्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। विल्बर श्रेम के अनुसार संचार अनुभवों की साझेदारी है। फिर संचार के तत्व। भाई संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत स्रोत या संचारक से होती है। स्रोत के अतिरिक्त भाषा, एनकोडिंग या कुट्टीकृत संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता व फीडबैक आदि प्रमुख तत्व हैं। ये संचार के तत्व हैं। मतलब संचार के तत्व ये शुरुआत तो स्रोत या संचारक से होती है। शुरुआत तो स्रोत या संचारक से होती है। फिर इसके बाद में है सफल संचार के लिए इसे कम करना या हटाना आवश्यक है। किसको? तो बाधा को। यानी कि संचार प्रक्रिया की शुरुआत है स्रोत या संचारक से होती है। संचार प्रक्रिया की शुरुआत है वो स्रोत या संचारक से होती है। स्रोत के अतिरिक्त भाषा, एनकोडिंग या कुट्टीकृत संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता व फीडबैक आदि प्रमुख तत्व हैं। शोर से संचार प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है, अतः सफल संचार के लिए इसे कम करना या हटाना आवश्यक है। फिर संचार के प्रकार। वे अंतः क्रिया के आधार पर संचार के 4 प्रकार हैं। यानी कि सांकेतिक संचार, अंतर्वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। जबकि संचार के मुख्यतः 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। संचार मतलब संदेशों का आदान प्रदान करना। भी सांकेतिक संचार यानी कि अपने मित्र को इशारे से बुलाना है। फिर मौखिक और अमौखिक संचार। मौखिक संचार जैसे टेलीफोन के जरिए है। अमौखिक संचार में जैसे लिखित संचार हो जाता है। अंतर्व्यक्तिक संचार यानी कम से कम 2 व्यक्ति। अंतर्वैयक्तिक संचार यानी इंटरपर्सनल बोलते हैं। जैसे शीघ्र प्रतिक्रिया फीडबैक प्राप्त होता है। संचार अंतः क्रियात्मक है। कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए अंतर्वैयक्तिक संचार में। फिर समूह संचार। नहीं, समूह संचार में तो कोई ग्रुप समूह होता है, जैसे कक्षा, सभा, सेना, भीड़ हो, भीड़ में जैसे समूह होता है, उसमें संचार आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान होना समूह संचार से। मुद्दों पर विचार, संसद में, ग्राम पंचायत में, मीटिंग में विचार। फिर अंतर्वैयक्तिक संचार। अंतर्वैयक्तिक संचार इंट्रापर्सनल सबसे बुनियादी रूप है। जैसे प्रार्थना, पूजा है, इसमें एक व्यक्ति होता है जो अपने आप से बातचीत करता है, अपने आप में ही बोलता है, अंतर्वैयक्तिक संचार होता है। फिर जन संचार, मास कम्युनिकेशन संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी संचार है। संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी संचार होता है जन संचार। मास कम्युनिकेशन में फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। जन संचार यानी मास कम्युनिकेशन में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है।
तो फीडबैक तुरंत प्राप्त किस में होता है? अंतर व्यक्तिक संचार में। जिसमें 2 व्यक्ति होते हैं कम से कम, उसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त होता है। लेकिन जन संचार मास कम्युनिकेशन में फीडबैक प्राप्त नहीं होता है। जो संचार का सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी संचार है, जन संचार के लिए विशेषताएं। वे जन संचार माध्यमों के जरिए प्रकाशित या प्रसारित संदेशों की प्रकृति कैसी होती है? सार्वजनिक होती है, अर्थात जन समूह संचार की तुलना में जन संचार के संदेश सबके लिए होते हैं। ठीक है। जन संचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। जन संचार में फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। इसमें संचारक और प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जन संचार के लिए एक औपचारिक संगठन की भी जरूरत पड़ती है। उनमें ढेर सारे द्वारपाल गेट कीपर काम करते हैं। एजेंडा तय किया जाता है जन संचार में। ठीक है, तो ये है जन संचार की विशेषताएं। हाँ, संचार प्रक्रिया है भी सबसे पहले स्रोत या संचारक है। पहला चरण है स्रोत या संचारक में संदेश भेजने वाला। फिर 2 नंबर है एनकोडिंग। एनकोडिंग जो भाषा कोड कूट चिन्ह या कूटीकृत होता है। एनकोडिंग जो कूट चिन्ह या कूटीकृत होता है भाषा कोड। 3 नंबर संदेश है। संदेश फिर शोर या नॉइज आता है जो संचार में बाधक तत्व है। संचार के तत्व या चरणों में है शोर या नॉइज संचार में बाधक तत्व है। संदेश फिर मध्य मार्ग, फिर डिकोडिंग यानी कि जो संदेश के निहितार्थ को समझना। एनकोडिंग तो भाषा कोड कूट चिन्ह कूटीकृत होता है, जबकि डिकोडिंग संदेश के निहितार्थ को समझना होता है। फिर प्राप्त करता है रिसीवर। फिर बीच में फीडबैक प्रतिक्रिया देना, पृष्ठपोषण। ये सैनन और व्यूअर का संचार प्रक्रिया मॉडल है। इसमें सबसे पहले स्रोत या संचारक, फिर संदेश, फिर माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, फिर फीडबैक, फिर स्रोत या संचारक। इसमें एनकोडिंग भाषा कोड कूट चिन्ह कूटीकृत आता है और डिकोडिंग संदेश के निहितार्थ को समझना आता है। ठीक है। इसके बाद में है जो जन संचार के कार्य हैं। भाई सबसे पहले जन संचार के कार्य में सूचना देना है, शिक्षित करना है, मनोरंजन करना है, एजेंडा तय करना है, निगरानी करना है, विचार विमर्श के लिए मंच प्रदान करना है। ठीक है। संचार के कार्यों में सबसे पहले आवश्यकता पूर्ति है, समस्या पूर्ति है, सामाजिक संपर्क है, अभिव्यक्ति प्रदान करना है, नियंत्रण स्थापित करना है और भूमिका निर्वहन है। ये संचार के कार्यों में है। फिर जन संचार माध्यमों का प्रभाव भी लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई है। जन संचार माध्यमों का प्रभाव यानी लोगों को सचेत और जागरूक बनाने में अहम भूमिका निभाई है। एक जागरूक पाठक, दर्शक और श्रोता के बतौर हमें अपनी आंखें, कान और दिमाग हमेशा खुले रखने चाहिए, ओपन में रखने चाहिए भाई, तभी काम करेंगे। दिमाग, कान, आंखें खुले रखने चाहिए। संप्रेषण के प्रकार यानी कि 2 प्रकार हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक यानी कि मौखिक, लिखित, 2 भागों में बांट दिया। मौखिक में वार्ता या परिचर्चा हो गई और लिखित में पत्र लेखन, डायरी हो गई। अशाब्दिक में वाणी जैसे हूँ, हाँ, चक्षु या मुख और स्पर्श यानी हाथ मिलाना। स्पर्श हाथ मिलाना अशाब्दिक है।
उपयोग के आधार पर संप्रेषण के दो प्रकार हैं। उपयोग के आधार पर संप्रेषण के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं भाई, शैक्षिक संप्रेषण और लोक संप्रेषण। शैक्षिक संप्रेषण और लोक संप्रेषण। सफदर हाशमी के जन्म दिवस 12 अप्रैल को राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस मनाते हैं। सफदर हाशमी के जन्म दिवस 12 अप्रैल को राष्ट्रीय नुक्कड़ नाटक दिवस मनाते हैं। फिर है जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन। जन संचार माध्यमों के लिए लेखन सबसे पहले है जो प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम में सबसे पहले आता है ये अखबार। प्रिंट माध्यम सबसे पुराना माध्यम है। दृश्य माध्यम होता है। मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ था। मुद्रण कला का आविष्कार चीन में हुआ, जैसे कागज का आविष्कार चीन के साइलून में हुआ था। यूरोप में पुनर्जागरण यानी रेनेसा का प्रारंभ छापे खाना द्वारा ही माना जाता है। यूरोप में पुनर्जागरण रेनेसा का प्रारंभ छापे खाने द्वारा ही माना जाता है। फिर आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुआ। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार जर्मनी के गुटेनबर्ग में हुआ। फिर संचार माध्यम के 3 रूप हैं भाई। संचार माध्यम के 3 रूप हैं, मुद्रित माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है और नव माध्यम यानी इंटरनेट। संचार माध्यम के 3 रूप हैं, मुद्रित माध्यम है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है और नव माध्यम यानी इंटरनेट। भी भारत में ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए पहला छापाखाना सन 1556 में गोवा में खोला था। 1556 में गोवा में खोला था। फिर मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन। मुद्रित माध्यमों के लेखन यानी कि जो इस शैली में कहानी का क्लाइमैक्स खबर के प्रारंभ में आ जाता है, शुरुआत में ही जो है ना, ये मुद्रित माध्यम में जैसे कि समाचार लेखन है, इसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली होती है। पिरामिड उल्टा होता है। इसमें सबसे पहले इंट्रो या मुखड़ा या शीर्षक होता है, जो जिसमें समाचार की शुरुआती पंक्तियां आ जाती है। इसमें कौन, क्या, कब, कहाँ ये आ जाते हैं। सूचनात्मक व आंकड़े तथ्यों पर आधारित होते हैं। नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू है ये पहला इंट्रो, मुखड़ा, शीर्षक होता है, कौन, क्या, कब, कहाँ। दूसरा है बॉडी या मध्य भाग। बॉडी या मध्य भाग में कैसे व क्यों के जवाब लिखे जाते हैं, जो कि विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक है। विवरणात्मक, व्याख्यात्मक, विश्लेषणात्मक है। तीसरा है समापन। समापन फिर है इसके प्रकाशन की समय सीमा, डेडलाइन निश्चित रहती है। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या है कि डेडलाइन क्या होती है। भाई डेडलाइन क्या होती है? डेडलाइन समाचार छपने की आखिरी समय सीमा को ही डेडलाइन कहते हैं, जो सामान्यतः 24 घंटे के समाचार आ जाते हैं, जिसमें मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहा जाता है। मीडिया की दुनिया में खबर को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्टोरी। पहले पेज पर छपने वाली खबरें कवर स्टोरी कहलाती है। पहले पेज पर छपने वाली खबरें कवर स्टोरी कहलाती है। अखबार में खबरें कॉलम के रूप में लिखी जाती है। किसके रूप में? कॉलम के रूप में लिखी जाती है। सामान्यतः 8 कॉलमों का प्रयोग किया जाता है। 8 कॉलम का प्रयोग किया जाता है। एक कॉलम की छोटी खबरें स्टोरी नहीं कहलाती है। एक कॉलम की छोटी खबरें स्टोरी नहीं कहलाती है। 4 या अधिक कॉलम की खबरें बड़ी स्टोरी कहलाती है। 4 या अधिक कॉलम की खबरें बड़ी स्टोरी कहलाती है। टारगेट ऑडियंस लक्ष्य समूह है। टारगेट ऑडियंस लक्ष्य समूह है। संपादकीय क्या है? अखबार की आवाज़ माना जाता है। संपादकीय अखबार की आवाज़ माना जाता है। ठीक है। ये है मुद्रित माध्यम के प्रकाशन की जो समय सीमा, डेडलाइन निश्चित रहती है। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, जो संवाददाता रिपोर्टर होते हैं। पत्रकारिता मीडिया यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। पत्रकारिता मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। रोजाना के कार्यक्रम अपराध से जुड़ी खबरें या दुर्घटनाओं के समाचार हार्ड न्यूज की श्रेणी में आते हैं, और मानवीय संवेदना रुचि से जुड़ी खबरें सॉफ्ट न्यूज कहलाती हैं। भी
अमुद्रित माध्यम 3 प्रकार है, श्रव्य, दृश्य और श्रव्य दृश्य। ये अमुद्रित माध्यम का 3 प्रकार हो गया। फिर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के लेखन है, सबसे पहले रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म आदि समाचार के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है। रेडियो है, रेडियो को गांधी जी ने अद्भुत शक्ति कहा था। रेडियो को गांधी जी ने क्या कहा था? अद्भुत शक्ति। रेडियो ध्वनि माध्यम है, श्रव्य माध्यम है, एक रेखीय माध्यम है, एक रेखीय लीनियर माध्यम है। रेडियो का आविष्कार सन 1895 ईस्वी में जी मार्कोनी, जो इटली के हैं, उन्होंने आविष्कार किया था। 1993 में एफएम की शुरुआत हुई, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 8 ईस्वी में हुई। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 8 ईस्वी में हुई। वे रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। रेडियो समाचार लेखन की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड शैली पर आधारित होती है। इसमें क्लाइमेक्स से अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता है। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। समाचार के इंट्रो या लीड को हिंदी में क्या कहते हैं? मुखड़ा भी कहते हैं। सबसे सस्ता साधन है, भारत के कोने कोने में पहुंच है इसकी, रेडियो की। रेडियो के लिए समाचार लेखन की बुनियादी बातें यह है कि साफ सुथरी और टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। रेडियो समाचार लेखन के लिए साफ सुथरी टाइप्ड कॉपी होनी चाहिए। कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। भाई कॉपी के दोनों ओर पर्याप्त हाशिया छोड़ा जाना चाहिए। एक लाइन में अधिकतम 12-13 शब्द होने चाहिए एक लाइन में। भाई 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना, 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना और 11 से 999 तक अंकों में लिखा जाना चाहिए। डेडलाइन, संदर्भ और संक्षिप्ताक्षर का प्रयोग। भाई रेडियो में भाषा आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, कठिन भाषा नहीं होनी चाहिए। दैनिक इतिहास लेखन समाचार। आज विशाल वर्ग है किसका? रेडियो और टीवी का। सिनेमा का आविष्कार किया था किसने? थॉमस एल्वा एडिसन ने। रेडियो का आविष्कार किया था जी मार्कोनी ने। अखबार की आवाज़ माना जाता है संपादकीय। अखबार की आवाज़ माना जाता है संपादकीय। फिर टेलीविज़न है। टेलीविज़न में क्या किया जाता है? दृश्य के साथ लेखन किया जाता है टीवी में। भी भारत में शुरुआत यूनेस्को द्वारा हुई 15 सितंबर 1959 ईस्वी में। भाई टेलीविज़न की रजत जयंती मनाई गई 1984 ईस्वी में। टेलीविज़न टीवी यानी दृश्य श्रव्य माध्यम है, जिसको हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। एक रेखीय माध्यम है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम है। दूरदर्शन नाम दिया गया 1 अप्रैल 1976 ईस्वी में। वे टेलीविज़न टीवी में सूचनाएं कई चरणों से होकर दर्शकों के पास पहुंचती है। ये चरण हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ है, ड्राई एंकर है, फोन इन है, एंकर विजुअल है, एंकर बाइट है, लाइव है, एंकर पैकेज है। तो टेलीविज़न समाचार लेखन को कहा जाता है आलेख। टेलीविज़न समाचार लेखन को क्या कहा जाता है? आलेख। फिर सबसे पहले फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो सबसे पहले कोई बड़ी खबरें कम से कम शब्दों में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ में। फिर ड्राई एंकर है, इसमें एंकर दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, ड्राई एंकर में होता है। फोन इन में खबर का विस्तार होता है। एंकर रिपोर्टर से फ़ोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है फोन इन में। फिर एंकर विजुअल सबसे महत्वपूर्ण है, घटना के दृश्य या विजुअल या चित्र एंकर विजुअल में आ जाते हैं। दृश्य आधारित खबरों को एंकर द्वारा पढ़ना एंकर विजुअल में आता है। फिर एंकर बाइट जिसमें एंकर बाइट में क्या होता है? बाइट यानी कथन होता है। बाइट का मतलब क्या होता है? कथन होता है।
भी किसी घटना के बारे में प्रत्यक्षदर्शियों या संबंधित व्यक्तियों को कथन दिखा और सुना करे खबर को प्रामाणिकता प्रदान की जाती है एंकर बाइट में। फिर लाइव यानी किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। फिर एंकर पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता के साथ पेश करने का एक जरिया है। ठीक है, इसके बाद में है सिनेमा। सिनेमा का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। सिनेमा जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है। सिनेमा फिल्म पटकथा यानी पर्दे के लिए लिखी जाने वाली कथा पटकथा कहलाती है। फिल्म अथवा टीवी कार्यक्रम के लिए लेखन 3 चरणों में होता है। कहानी लेखन, कहानी को पटकथा में बदलना और संवाद लेखन। ठीक है, फिर प्रभा साक्षी क्या है? ऐसा अखबार है जो केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है। प्रभा साक्षी ऐसा अखबार जो केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है, प्रभा साक्षी है। पत्रकारिता की दृष्टि से हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट है BBC। नेट साउंड क्या है? प्राकृतिक आवाज़ को नेट साउंड बोलते हैं। नौ माध्यमों के लिए लेखन यानी कि जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट एक टूल या औजार होता है जिसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने में होती है। पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता भी कहते हैं, जनसंचार का सबसे नया तथा तेजी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। इंटरनेट अभिव्यक्ति का सबसे सशक्त माध्यम बन चुका है। इंटरनेट यह एक साथ अनेक माध्यमों का संगम है। इंटरनेट पत्रकारिता की भारत में शुरुआत 1993 में हुई। rediff.com, तहलका.com प्रमुख साइट्स बनी। इंटरनेट पत्रकारिता के 2 रूप हैं: समाचार लेख संप्रेषण के लिए नेट का प्रयोग करना, वह आलेख को ब्लॉग, पोर्टल या साइट पर प्रकाशित करना। इंटरनेट पत्रकारिता का फर्स्ट दौर 1993 से 2002 में चला और सेकंड दौर 2003 से चल रहा है। लेकिन भारत में फर्स्ट दौर 1982 से 1992 तक चला। नहीं, विश्व में जो फर्स्ट दौर 1982 से 1992 में चला, सेकंड दौर 1993 से 2001 तक है और थर्ड 2002 से अब तक चल रहा है विश्व में। लेकिन भारत में इंटरनेट पत्रकारिता का फर्स्ट दौर 1993 से 2002 के बीच में और सेकंड दौर 2003 से चल रहा है। तहलका.com में क्या है? तहलका.com विशुद्ध पत्रकारिता का श्रेय जाता है। तहलका.com वर्तमान में यह अत्यधिक लोकप्रिय और उपयोगी माध्यम है। इंटरनेट सोशल मीडिया क्या है? संदेशों के आदान प्रदान व प्रचार प्रसार का इंटरनेट जनित माध्यम जैसे व्हाट्सएप, ब्लॉग से ट्विटर। पत्रकारिता की दृष्टि से भारत की पहली साइट rediff है। स्टोरी क्या है? मीडिया की भाषा में खबर को स्टोरी कहा जाता है। भारत में वेबसाइट पर विशुद्ध इंटरनेट पत्रकारिता प्रारंभ करने का श्रेय तहलका.com को है। फिर लीड क्या है? समाचार माध्यमों में पहला समाचार बनने वाली खबरें लीड है। इंट्रो क्या है? समाचार की शुरुआती पंक्तियों को संबंधित खबर को इंट्रो कहा जाता है। समाचार की शुरुआती पंक्तियों को संबंधित खबर को इंट्रो कहा जाता है। फिर बाइट यानी खबर को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए खबर के बीच में अत्यंत छोटा साक्षात्कार होता है। बाइट विजुअल क्या है? विजुअल समाचार के दृश्य माध्यम में समाचार के लिए तैयार शूट किए गए चित्र विजुअल हैं। समाचार के दृश्य माध्यम में समाचार के लिए तैयार शूट किए गए चित्र विजुअल हैं। बुलेटिन क्या है? समाचार के
सर्वदर्शी माध्यमों में लगभग आधे घंटे चलने वाली खबरें या समाचार क्या है? बुलेटिन है। भुगतान के बाद देखी जाने वाली साइट है इंडिया टुडे। भुगतान के बाद देखी जाने वाली साइट है इंडिया टुडे। सच्चे अर्थों में गंभीर वेब पत्रकारिता कर रही है rediff.com। सच्चे अर्थों में गंभीर वेब पत्रकारिता कर रही है rediff.com। वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय जाता है तहलका.com को। एंकर क्या है? एंकर रेडियो या टीवी पर समाचार प्रस्तुत होता है, समाचार वाचक है। एंकर रेडियो या टीवी पर समाचार प्रस्तुत होता है, समाचार वाचक है। साइबर क्या है? इंटरनेट जनित गतिविधियों के लिए प्रयुक्त शब्द है साइबर। इंटरनेट जनित गतिविधियों के लिए प्रयुक्त शब्द साइबर है। यूनिकोड क्या है? इंटरनेट पर उपलब्ध एक हिंदी फॉन्ट है, इसे मंगल नाम से भी जाना जाता है यूनिकोड। फिर है फीचर। फीचर है विविध प्रकारों के लेखन। फीचर को लोक चित्र रूपक बोलते हैं। समाचारों की साहित्यिक अभिव्यक्ति है फीचर। फीचर यानी किसी रोचक विषय का मन को अच्छा लगने वाला विस्तृत विवरण फीचर कहलाता है। फीचर का अर्थ है शब्दों के माध्यम से चित्रांकन करना। आधुनिक पत्रकारिता की नई विद्या है। लैटिन भाषा का शब्द है सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन, सूचना देना, शिक्षित करना व मनोरंजन करना। फीचर की कोई थीम होनी चाहिए। इसमें उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता है फीचर में, जबकि समाचार लेखन में प्रयोग होता है उल्टा पिरामिड शैली का, और फीचर में नहीं होता है। फीचर की लेखन शैली तय नहीं होती है। कथात्मक शैली, भाव या विचारों का समावेश होता है। शब्द सीमा 250 से 2000 तक होती है। फीचर प्लस फोटो प्लस ग्राफिक्स व रेखांकन। फीचर को पीडी टंडन ने पद्य गीत कहा है। फीचर को पीडी टंडन ने पद्य गीत कहा है। फीचर के प्रकार 8 प्रकार माने गए हैं, यानी समाचार फीचर, मानवीय रुचिपरक फीचर, व्याख्यात्मक फीचर, ऐतिहासिक फीचर, विज्ञान फीचर, खेलकूद फीचर, प्रबोधनशील फीचर और विशेष घटनाओं पर आधारित फीचर। वैसे समाचार बैकग्राउंड फीचर, विशेष रुचि फीचर, साक्षात्कार फीचर, जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर और भी प्रकार माने गए हैं। फीचर के और प्रकार हैं, देखिए व्यक्तिपरक फीचर होता है, व्यक्तिपरक फीचर, खोजपरक फीचर, मनोरंजनात्मक फीचर, जन रुचि के विषयों पर फीचर, फोटो फीचर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए फीचर। फिर समानांतर सिनेमा का दौर चला। सन 1980 का दशक समानांतर सिनेमा का दौर चला। पत्रकारीय लेखन के लिए या पत्रकारीय लेखन के किस रूप में कथात्मक ढांचा होता है? तो फीचर के लिए। फीचर में लेखक अपनी राय, दृष्टिकोण व्यक्त करता है। फीचर में हिंदी वेब जगत की साहित्यिक पत्रिका है अनुभूति है। फिर फीचर की रचना एवं लेखन। फीचर की रचना और लेखन प्रमुख विचारणीय बिंदु है। वे तथ्यों का संग्रह है। फीचर का उद्देश्य है, प्रस्तुतिकरण है, शीर्षक तथा आमुख है और साज सज्जा है। तथ्यों का संग्रह है, फीचर का उद्देश्य है, प्रस्तुतिकरण है, शीर्षक तथा आमुख है और साज सज्जा है। ये फीचर की रचना और लेखन है। फिर फीचर और लेख में अंतर क्या है? भी फीचर तो दिल को प्रभावित करता है, जबकि लेख दिमाग को प्रभावित करता है। फिर फीचर एक गद्य गीत है, जबकि लेख एक गंभीर और उच्च स्तरीय पद्य रचना है। फीचर एक गद्य गीत है, जबकि लेख एक गंभीर और उच्च स्तरीय गद्य रचना है। ठीक है। इसके बाद में है
दृश्य सर्वे माध्यमों के लिए फीचर लेखन। वे रेडियो फीचर है। रेडियो फीचर में कल्पनाशीलता, तथ्य, घटना अथवा विषय का विवरण, लोगों के विचार, प्रतिक्रियाओं के रोचक प्रस्तुतिकरण के साथ साथ संगीत और ध्वनियों के अतिरिक्त प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। फिर टेलीविज़न फीचर वे दृश्य सर्वे होने के कारण सजीव व गत्यात्मक होता है। टेलीविज़न फीचर सर्वे दृश्य होने के कारण सजीव व गत्यात्मक होता है। ये दर्शक को बांधने में ज़्यादा प्रभावी होता है। इस फीचर के लिए दृश्य चयन गंभीरता से किया जाता है। तदनुरूप सर्वे सामग्री को तैयार किया जाता है। सर्वे सामग्री को तैयार किया जाता है। भाई पाठक पीठ क्या है? पाठक पीठ है जनमत का प्रतिबिंब होता है। पाठक पीठ जनमत का प्रतिबिंब होता है। फिर संपादक के नाम पत्र लिखने से यानी पाठक पीठ नए लेखकों को हाथ मांझने का अवसर मिलता है। फिर संपादकीय लेखन क्या है? संपादकीय लेखन होता है अखबार की आवाज़ माना जाता है। संपादकीय लेखन में किसी ज्वलंत मुद्दे या घटना पर समाचार पत्र का चिंतन व दृष्टिकोण संपादकीय कहलाता है। यह सामान्यतः समाचार लेखन के बीच के पृष्ठों पर लिखा जाता है। संपादकीय समाचार पत्र की आत्मा होती है। संपादकीय क्या होती है? समाचार पत्र की आत्मा होती है। संपादकीय लेखन की प्रक्रिया का क्रम यानी विषय का चयन है, विषयानुकूल सामग्री का चयन है, विषयानुकूल सामग्री का चयन है, विषय प्रवेश एवं विस्तार है, विषय प्रवेश एवं विस्तार है, विषय का निष्कर्ष है, विषय का निष्कर्ष हो गया, फिर शीर्षक है, शीर्षक है, फिर संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र संपादकीय पृष्ठ पर ही प्रकाशित किया जाने वाला स्तंभ है संपादक के नाम पत्र। फिर पिक्टोग्राफी क्या है? लिपि से मुद्रण में सर्वप्रथम पड़ाव आता है। पिक्टोग्राफी में लिपि से मुद्रण में सर्वप्रथम पड़ाव आता है पिक्टोग्राफी में। फिर है साक्षात्कार लेने की कला। साक्षात्कार लेने की कला है यानी कि साक्षात्कार क्या है? इंटरव्यू। इंटरव्यू साक्षात्कार मतलब साक्षात कराना तथा साक्षात करना। साक्षात्कार वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति विशेष का साक्षात करा दे। साक्षात्कार के दो प्रकार हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए साक्षात्कार और जनसंचार माध्यम उपयोगी साक्षात्कार। फिर प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार। प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार को लिखना पड़ता है। प्रिंट मीडिया के लिए साक्षात्कार को लिखना पड़ता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार, इसमें तकनीकी पक्ष का विशेष महत्व होता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए साक्षात्कार, इसमें तकनीकी पक्ष का विशेष महत्व होता है। फिर साक्षात्कार का इतिहास। साक्षात्कार को लिखा जाता है सवाल जवाब और लेख की तरह लिखा जाता है। साक्षात्कार को स्तंभ लेख है किसके नाम से लिखे जाने जाते हैं? लेखक के नाम से। स्तंभ लेख लेखक के नाम से जाने जाते हैं। स्वतंत्र पत्रकार या प्रतिष्ठित लेखक लिखते हैं स्तंभ को। स्वतंत्र पत्रकार या प्रतिष्ठित लेखक लिखते हैं स्तंभ को। साक्षात्कार की तैयारी। भाई साक्षात्कार की तैयारी, साक्षात्कार की तैयारी प्रस्तुतकर्ता माध्यम के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। साक्षात्कार के परंपरागत रूप हैं लिखित साक्षात्कार व मौखिक साक्षात्कार। साक्षात्कार कला विकसित करना। साक्षात्कार लेने के लिए नम्रता, जिज्ञासा, वाक्पटुता, भाषा पर अधिकार, लेखन कला, तटस्थता, धैर्य, मनोविज्ञान का ज्ञान आदि गुणों का होना अपेक्षित है। फिर इंटरव्यू में आम और विशेष सवाल पूछे जाते हैं। विशेष व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में आम और विशेष सवाल पूछे जाते हैं। विशेष व्यक्ति का इंटरव्यू लिया जाता है।
फिर विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता, वे पत्रकारिता क्षेत्र हैं विज्ञान पत्रकारिता, खेल पत्रकारिता, फिल्म पत्रकारिता। फिल्म पत्रकारिता जिसमें हिंदी की प्रथम फिल्मी साप्ताहिक पत्रिका रंगभूमि 1932 ईस्वी में श्री लेखराम के संपादकत्व में निकली। श्री रामचंद्र ने नव चित्रपट को हिंदी की पहली पत्रिका माना है। फिर वाणिज्यिक पत्रकारिता, अपराध पत्रकारिता, अदालती पत्रकारिता यानी एडवोकेसी पत्रकारिता, कोई भी हत्याकांड, संसदीय पत्रकारिता, विशेषीकृत पत्रकारिता, खोजपरक पत्रकारिता, तहलका पत्रकारिता बोलते हैं। वॉचडॉग पत्रकारिता, सरकार की गड़बड़ी का पर्दाफाश होता है। वॉचडॉग पत्रकारिता में सरकार की गड़बड़ी का पर्दाफाश होता है। आर्थिक पत्रकारिता, वैकल्पिक पत्रकारिता, मुख्य धारा का मीडिया। पीत पत्रकारिता, प्रमुख तत्व है झूठी अफवाह है, सनसनी फैलाना। पेज 3 पत्रकारिता, जैसे बुलेटिन समाचार पत्र पेज 3 पत्रकारिता में। फिर पत्रकार मुख्य रूप से 3 प्रकार हैं। पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार यानी स्ट्रिंगर, और स्वतंत्र पत्रकार यानी फ्रीलांसर। स्वतंत्र पत्रकार यानी फ्रीलांसर। फिर पत्रकारिता पहलू 3 हैं, समाचार संकलन, समाचार संपादन, समाचार प्रकाशन। ये 3 पहलू हैं। तो ये है पत्रकारिता की मुख्य बातें आ गई।